तुम क्या क्या काम कर लेती हो? केदारनाथ की बड़ी बेटी सुषमा ने उस काम वाली लड़की से पूछा। सुषमा उधमपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद केदारनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोंछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ, लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो सुषमा? केदारनाथ अपनी थुलथुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख लें। सुषमा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। केदारनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछ कि यह किस जाति की है? केदारनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? सुषमा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना, सुषमा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया। खुशी से चीखते हुए बेला अपनी माँ राधिका से लिपट गई और बोली, बहुत अच्छी हैं सुषमा दीदी। बेला को जन्म देने के बाद राधिका अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। बेला को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। जब राधिका पेट से थी, तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे, यह किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे, ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। राधिका की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी राधिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर राधिका के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिना ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका की माँ ने खींचते हुए कहा था। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी, राधिका ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर राधिका उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधिका की बातें सुनकर नानी पिघल गईं और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गईं। राधिका की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था। माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है, बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है। पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर राधिका झटपट तैयार होने लगी। सुषमा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। केदारनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? सुषमा ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, राधिका ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है न? राधिका ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यहीं रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए,
सुषमा ने बेला को हर महीने 500 रुपए देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किस से बात कर रही हो? केदारनाथ जम्हाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, सुषमा ने जवाब दिया। केदारनाथ बाहर निकले तो राधिका के लंबा सा घूंघट निकालने पर सुषमा को अजीब सा लगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं, राधिका उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को, सुषमा ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके ज़हन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सुषमा को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है, केदारनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने उनके उघड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? केदारनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, बेला ने चीखकर अपनी माँ को आवाज दी। राधिका वहीं थी। शर्म करो केदार, राधिका ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, बेटी हट वहां से, राधिका बोलती रही। हाँ केदारनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है यह बेला। तुमने सोचा होगा कि राधिका चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। केदारनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा।